कहानी पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप कभी भी नए अध्याय का मजा ना चुके। नन्हे दोस्त, मैं तुम्हें अब नाग ऊर्जा दे चुका हूं। अब यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। एक जमाने में मैंने वेगवानस को वचन दिया था कि उसके वारिस को नाग योद्धा बनाऊंगा। आज मैंने अपना वह वचन पूरा किया। अब बस एक आखिरी काम बच गया है, तुम्हें यह सिखाना कि इस नाग ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ नई यादें आने वाली है। पूर्ण रूप से शांत होकर उन्हें स्वीकार करो। हवा में उड़ रहे उस नाग ने बड़े ही शांत स्वर में आकर्ष से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके अगले ही क्षण आकर्ष के मस्तिष्क में नई यादों की एक धारा बहने लगी। इन यादों में विस्तार से वर्णन था कि किस तरह से नाग ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि वरिष्ठ पिनाक ने बताया था, इस ऊर्जा के साथ नाग योद्धा बना जा सकता था और अपने शरीर के अंगों को भी नाग की तरह खतरनाक और फुर्तीला बनाया जा सकता है। लगभग 15 मिनट तक यह प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। इस अक्ष को यहां पर किसी ने छुपाया था, उसी की मदद से तुम यहां पर आए हो। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है, पर उसके लिए सही समय नहीं आया है। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नन्हे दोस्त। एक बार जब तुम्हारे पास पर्याप्त रूप से ताकत आ जाए, तब तुम देवतल में आना। हमारी अगली मुलाकात वहीं पर होगी। हवा में उड़ रहे उस नाग ने कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए कहा और उसके बाद वहां से गायब हो गया। उस नाग ने जो कुछ भी कहा था, उसमें से काफी बातें तो आकर्ष को समझ में नहीं आई थी, पर एक शब्द ऐसा था जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस नाग ने देवतल का जिक्र किया था। मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में कोई उड़ने वाला नाग भी हो सकता है। जिस प्रकार से उसने आपसे बातें की है, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि आपके मास्टर के साथ उसकी मित्रता काफी गहरी थी। इतने सालों पहले ही आपके मास्टर को अंदाजा लग गया था कि आप आएंगे। बिना आपको बताए उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ तैयार कर लिया था। जब आप देवतल में जाएंगे तो इसके लिए उनका आभार प्रकट करना मत भूलिएगा, वरिष्ठ पिनाक ने आकर्ष से कहा। इस पर आकर्ष ने बोलकर तो कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में आभार का भाव साफ दिखाई देने लगा था। जितनी मदद वेगवानस ने की थी, उतनी तो शायद उसके खुद के पिता ने भी नहीं की होगी। वरिष्ठ पिनाक के बाद वेगवानस ही थे जिन्होंने गहरा रिश्ता न होते हुए भी आकर्ष के लिए इतना कुछ किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी यादों को पढ़ने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले ही उसे हासिल हुई थी। इससे भी एक प्रकार की दिव्य योग्यता कहा जा सकता था। आकर्ष अपने शरीर को नाग के अनुसार बदल सकता था। फर्क बस इतना था कि वह इंसान से पूर्ण रूप से नाग नहीं बन सकता था, जैसा कि रविकांत या फिर नागवंश के बाकी योद्धा बनते थे। लेकिन इंसानी रूप में होते हुए भी वह सारे काम कर सकता था जो एक नाग करता था। उसने अपनी नाग ऊर्जा को सक्रिय किया और देखने की कोशिश की कि उसके हाथ में क्या परिवर्तन आते हैं। अभी के समय उसके पास जितनी ऊर्जा थी और जितने का वह इस्तेमाल कर सकता था, उसके साथ वह सिर्फ अपने उल्टे हाथ को ही बदल सकता था। जैसे ही नाग ऊर्जा सक्रिय हुई, आकर्ष के हाथ की बनावट अंदर से बदलने लगी। उसकी जो 5 उंगलियां बढ़कर अब 8 हो चुकी थी। प्रत्येक उंगली के आगे एक नुकीला नाखून आ चुका था। अब वैसे तो आकर्ष ने अभी तक इस नाखून की ताकत नहीं देती थी, लेकिन सिर्फ उसका बाहर से देखकर ही वह बता सकता कि नाखूनों में जहर किस मात्रा में भरा हुआ होगा। इसके अलावा उसके हाथ की भी की थी। पहले की तुलना में वह ज्यादा मजबूत, लचीली और हल्की हो गई थी, जिस कारण अपने उल्टे हाथ से आकर्ष और भी तेजी से प्रहार कर सकता था। ताकत आजमाने के लिए उसने जमीन पर जोर से एक मुक्का मारा। मुक्का इतनी तेज रफ्तार और ताकत से जमीन पर लगा कि वहां पर गहरी दरारें पड़ गई।
सोचा नहीं था कि नाग योद्धा बनने के बाद मेरे उल्टे हाथ में भी इतनी ताकत आ जाएगी। आकर्ष ने हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए अपने आप से कहा, यह तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे करके जब यह नाग ऊर्जा आपके शरीर में पूर्ण रूप से फैल जाएगी, तब आप अपने पूरे शरीर को बदल पाएंगे। आपका शरीर नाग के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन मजबूत व लचीला जरूर होगा, वरिष्ठ पिनाक ने कहा। अब वैसे तो आकर्ष के शरीर में गरुड़ ऊर्जा थी। इस हिसाब से उसके शरीर में दोनों ऊर्जाओं को एक दूसरे का विरोध करना था। लेकिन क्योंकि आकर्ष की आत्मा दूसरी दुनिया से आई थी, ऊपर से लक्ष्य की ऊर्जा भी उसके साथ जुड़ चुकी थी, तो उसकी आत्मा में एक उत्परिवर्तन आ चुका था। और इस उत्परिवर्तन ने इन दोनों विरोधी ऊर्जाओं के बीच एक बांध का काम किया। अब वो चाहे तो एक साथ दोनों ऊर्जाओं का भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर किस काम से आया था। अचानक से आकर्ष को याद आया कि वह तो यहाँ पर रक्तताल में स्नान करने आया था। नाग ऊर्जा के चक्कर में उसे बारे में तो वह पूरी तरह से भूल गया था। उस उड़ने वाले नाग के वहां से जाने के बाद अब रक्तताल आकर्ष को अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। ज्यादा देरी न करते हुए वह उसके किनारे पर गया और धीरे धीरे करके सरोवर में उतरने लगा। वह उत्साहित तो था, लेकिन साथ में सावधान भी था, क्योंकि आज से पहले किसी इंसान ने इस सरोवर में प्रवेश नहीं किया था। क्या पता सरोवर उस पर कुछ गलत प्रभाव दिखा दे। निश्चिंत होकर अंदर प्रवेश करें। यह रक्तताल नहीं है, बस एक सामान्य सरोवर है। असली रक्तताल इसकी गहराई में है। वरिष्ठ पिनाक की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। उनकी बात सुनकर आकर्ष ने अपनी सांस रोकी और सीधा सरोवर की गहराई की तरफ जाने लगा। यह सरोवर बाहर से दिखने में जितना शांत था, अंदर से उतना ही गहरा था। जब आकर्ष गहराई में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ था और उस घेरे के भीतर एक छोटा सा महल था। उस ऊर्जा के घेरे ने बाहर के पानी को महल के भीतर प्रवेश करने से रोक रखा था। अब क्योंकि आकर्ष के पास नागों की ऊर्जा थी, तो उस घेर को पार करके अंदर प्रवेश करना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। जब वह महल के अंदर आया तब उसे असली रक्तता दिखाई दिया। यह एक बड़ा कुंड था, जिसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार के नागों की प्रतिमाएं थी। सीकर रंग, रूप और आकार अलग जरूर था, लेकिन सभी में एक एक बात्मी के सब नाग आचे पानी में थे और आधे पानी के बाहर सभी के सुख खुले हुए थे। जहां एक सामान्य नाग के मुंह में सिर्फ 2 दांत होते थे, उनके मुंह में एक पूरा जबड़ा था, बिल्कुल किसी छिपकली के जैसा। कुंड के करीब जाते ही आकर्ष को महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर की ऊर्जा उसे कुंड की तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा तो होना ही था। यह रक्तताल नागों की ऊर्जा से बना था और आकर्ष के शरीर में वही ऊर्जा दौड़ रही थी। अगर आप इसमें उतरकर अभ्यास करते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसमें साधना करते हुए आप काफी आसानी से अपनी ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। अगर कोई सामान्य इंसान होता और इसके भीतर प्रवेश करता तो इसके भीतर मौजूद जहर उसे खत्म कर देता। लेकिन आपके शरीर में नाग ऊर्जा है, तो किसी भी प्रकार के जहर का आप पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा यह जहर ऊर्जा में बदलकर आपको ही फायदा पहुंचाएगा। वरिष्ठ पिनाक की आवाज आकर्ष को फिर से सुनाई दी। जब उसने जहर के बारे में सुना तो एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जहर एक ऐसा हथियार था जिसको अगर समय पर ना रोका जाए तो लक्ष्य की जान लेकर ही रहता था। आकर्ष अपने आप को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता था, लेकिन जब आकर्ष ने यह सुना कि रक्तताल का जहर ऊर्जा में बदलकर उसे फायदा पहुंचाएगा, तो वह चिंता मुक्त हो गया। थोड़ी सावधानी रखते हुए उसने सबसे पहले अपना उल्टा हाथ थोड़ा सा रक्तताल के भीतर रखा। उस पानी की सतह को स्पर्श करते ही आकर्ष को अपने हाथ में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। यह काफी हद तक नाम ऊर्जा ही भी, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि उस उड़ने वाले नाम ने उसे दी थी।
जब उसने अपना हाथ कुंड के भीतर डाला था तब वह इंसानी हाथ था, लेकिन कम ऊर्जा के प्रभाव में तुरंत ही वह परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर तक हाथ को पानी में रखने के बाद जब उसने देखा कि उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसने कुंड के भीतर प्रवेश करने का सोचा। मगर कुंड में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उसके शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले तो उसकी जो कोमल चमड़ी थी वह बदलकर कड़ीर होने लगी, जैसे उसके शरीर के ऊपर एक बाहरी आवरण बन रहा हो। उसका शरीर इंसानों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। शरीर कठोर जरूर था, लेकिन उतना ही ज्यादा चिकना भी था। इसी बीच एक और परिवर्तन भी हुआ। उसका उल्टा हाथ, जिसमें पहले 8 उंगलियां थी, अब वहां पर एक और उंगली आ चुकी थी। उस पर भी एक नाखून था। जिस प्रकार इंसानों में अतिरिक्त उंगलियां होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार जानवरों में भी ऐसा होता था। लेकिन जहां इंसानों में इनका कोई महत्व नहीं होता था, वही जानवरों में अतिरिक्त अंग बहुत ज्यादा मदद करता था। जितनी उंगलियां, हाथ उतना ही ज्यादा मजबूत। वरिष्ठ पिनाक, क्या आप बता सकते हैं कि यह परिवर्तन क्यों हो रहा है? आकर्ष को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसने वरिष्ठ पिनाक से इस बारे में सवाल किया। उसका सवाल सुनकर वरिष्ठ पिनाक ने पहले बाहर की स्थिति देखी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो इस कुर में नामवंश के किसी सीधे वंशज के खून की बूंद होगी। हो सकता है कभी देवतल से नागवंश का कोई सीधा वंशज यहां पर आया हो और यहां पर स्नान किया हो। अगर उसके पसीने की भी एक बूंद इस कुंड में रह गई हो तो वह भी ऐसा असर दिखा सकती है। सच कहूं तो नाग योद्धाओं के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि हमारी आपसी दुश्मनी के चलते हम कभी वारिसों पर ध्यान नहीं देते। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब तो दिया, मगर साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका यह जवाब सही हो भी सकता है और नहीं भी। क्या इसका मुझे अब कोई फायदा मिलेगा? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल मिलेगा। यहाँ की ऊर्जा जितना फायदा पहुंचा सकती है, उतना फायदा आपको पहुंचाएगी, और इस अतिरिक्त उंगली का फायदा यहाँ आपको मिलेगा। ज्यादा मात्रा में आप अपने शरीर में ऊर्जा रख सकते हैं। इसके अलावा लड़ाई के दौरान भी यह अतिरिक्त उंगली आपकी मदद करेगी। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। जब आकर्ष वरिष्ठ पिनाक से यह बातें कर रहा था, इस दौरान उसने अपने शरीर में एक और परिवर्तन को भी महसूस किया। उसने पाया कि उसकी एक पूंछ भी निकल चुकी है, जो बिल्कुल किसी सांप के जैसी थी। एक इंसान होने के कारण उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। पर थोड़ी ही देर के बाद उस पूंछ के प्रति उसे अपनापन महसूस होने लगा। साथ में उसे यह भी पता चला कि यह पूंछ लड़ाई के दौरान भी उसकी बहुत मदद कर सकती है। बीच लड़ाई में यह अचानक से प्रहार तो करेगी ही, साथ में कई प्रकार के प्रहारों से उसे बचा भी लेगी। यहाँ की ऊर्जा बड़ी मात्रा में आपके शरीर के भीतर जा रही है। बेहतर यही रहेगा कि आप अपना ध्यान साधना पर केंद्रित करें और जल्द से जल्द ऊर्जा स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। अब अगर आपने ज्यादा समय तक अपनी ऊर्जा स्तर को रोका तो यह ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठा होती रहेगी, जो बाद में आपको इतना फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। वरिष्ठ पिनाक ने आकर्ष से कहा। उनकी बात सुनकर आकर्ष ने अपने शरीर पर से ध्यान हटाया और साधना पर ध्यान केंद्रित करने लगा। समय काफी तेजी से गुजरने लगा और 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। रक्तताल के उस द्वार के बाहर अभी भी बहुत से लोग खड़े थे। हालांकि वरदान वहां से जा चुके थे। उनके हिसाब से आकर्ष के साथ जो कुछ भी होगा, उससे उनका कोई भी संबंध नहीं होने वाला है। उन्हें डर था कि अगर वहीं पर रुके और आकर्ष को कुछ हो गया तो बेवजह अनुराग के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह बहुत पहले ही वहां से चले गए थे। अभी के समय अनुराग और उनके साथियों का पूरा ध्यान द्वार पर केंद्रित था। बड़ी ही बेसब्री से वह आकर्ष के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे।
वरदान के अनुसार रक्तताल में प्रवेश करने के बाद नागवंश का कोई भी सामान्य योद्धा 2 महीने में बाहर आ जाता था। आकर्ष को भीतर गए हुए 3 महीने हो चुके थे, इसलिए अनुराग को उसकी चिंता हो रही थी। यह तो अच्छा था कि वो अपने साथ आकर्ष की प्राण ऊर्जा से जुड़ा एक प्रकाश पुंज लेकर आए थे। वो प्रकाश पुंज अभी भी प्रज्वलित था, जिसका मतलब था कि आकर्ष अभी भी जिंदा था। बस इसी वजह से वह अभी तक वहां पर शांत खड़े थे, वरना तो कब का अंदर जाकर आकर्ष को बचाने की कोशिश शुरू कर चुके होते। अनुराग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी आकर्ष उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। आकर्ष को ऐसे अचानक से अपने सामने देख अनुराग एक पल के लिए चौंक पड़े। आकर्ष भी हैरान था, क्योंकि वह एकदम से बाहर आ गया था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसने दोबारा से इस बारे में सोचा थी उसे कुछ बातें समझ में आने लगी। वरदान ने पहले ही कह दिया था कि रक्तताल के भीतर कोई कितने समय तक रहता है, इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। सब अपनी क्षमता के अनुसार रक्तताल में रह सकते थे। एक सामान्य नागवंश के योद्धा की तुलना में तो आकर्ष काफी ज्यादा देर तक रक्तताल में रहा था। इस बार की साधना ने आकर्ष को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया था। न सिर्फ उसे दूसरी शक्तियां मिली थी, बल्कि उसके ऊर्जा स्तर में भी एक स्तर की वृद्धि हो गई थी और अब वह विभव मंडल 3रे स्तर का योद्धा बन चुका था। अगर सूर्य ऊर्जा के साथ देखा जाए तो अब उसकी ताकत योग दीप्त मंडल के 3रे स्तर के योद्धा के जितनी थी। तुम एकदम से बाहर कैसे आए? अनुराग ने हैरान होते हुए पूछा। शायद मेरे लिए समय इतना ही था। क्या आप नागवंश के प्रमुख से इस बारे में बात कर सकते हैं? मुझे जानना है कि क्या मैं दोबारा से इसमें प्रवेश कर सकता हूं या नहीं। आकर्ष ने अपने पिता से कहा। सिर्फ 3 महीनों में उसके ऊर्जा स्तर में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई थी, तो दोबारा से उसका अंदर जाने का मन क्यों नहीं करता? ऊपर से अभी तक उसने सिर्फ 10% ही ऊर्जा अपने भीतर खींची थी। अगर वह यहाँ की सारी ऊर्जा को खींचता तो पूरी संभावना थी कि उसका ऊर्जा स्तर सीधा योग दीप्त मंडल में पहुंच जाता। अपने बेटे की बात को अनुराग भला कैसे टाल सकते थे? उन्होंने तुरंत संदेश भेजकर इस बारे में वरदान से पूछा, पर वरदान की तरफ से उन्हें जो जवाब मिला उसने आकर्ष को कुछ देर के लिए निराश कर दिया। वरदान के अनुसार कोई भी योद्धा सिर्फ एक ही बार भीतर जा सकता था। इसके बाद अगले 5000 साल तक कोई दूसरा योद्धा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं आकर्ष, और बहुत मौके मिलेंगे, अनुराग ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। इतना कहकर उन्होंने आकर्ष को अपने साथ चलने का इशारा किया और सबके साथ नील महल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए अरविंद से भी आकर्ष की काफी सारी बातें हुई। अब जब आकर्ष मुकाबला कर चुका था तो अपने वादे के अनुसार उन्हें उच्चतल में जाना था, लेकिन वहां पर जाने से पहले आकर्ष आखिरी बार चिरायु प्रदेश जाना चाहता था, ताकि सभी दोस्तों से मिल सके और साथ में यह भी पता लगा सके कि क्या अन्वी वापस लौटी है या नहीं। अभी तक उसके पिता अनुराग को अन्वी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। यहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती थी। पहली तो यह कि अन्वी साधना करने के लिए किसी गुप्त स्थान पर बैठ चुकी थी और बाहरी वातावरण से उसका संपर्क टूट गया था, और दूसरी संभावना यह थी कि वह अभी भी आकर्ष को ही ढूंढ रही थी, मगर दूसरों के सामने आने से खुद को रोक रही होगी। वैसे इस समय तक पूरे निम्नतल में यह खबर फैल चुकी थी कि जिस आकर्ष के पास सिंधव अस्त्र देखा गया था वह असल में अनुराग सिंघानिया का बेटा है, जो नील महल के सम्राट है। अब देखना यह था कि यह आकर्ष के जीवन में कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाला था। जिस समय पर आकर्ष, अनुराग और बाकी सभी नील महल के लिए रवाना हुए थे, उसी समय पर नागवंश का भी एक योद्धा उच्चतल में जाने की तैयारी कर रहा था। यह योद्धा था चित्रांग। आकर्ष सिंघानिया, यहां निम्नतल में तो तुम अपने पिता की वजह से बचे हुए हो, लेकिन ज्यादा दिन तक मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे। उच्चतल का दरवाजा खुल चुका है।
वहां पर जाते ही मैं सबसे पहले वहां के नागवंश के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दूंगा। मैं भी देखता हूं कि उनके प्रकोप से तुम अपने आप को कैसे बचा पाते हो। चित्रांग ने अपनी आंखों में शैतानी भाव लाते हुए कहा और फिर अपने सामने बने ऊर्जा के एक द्वार के भीतर प्रवेश कर लिया। यह द्वार सीधा उच्चतल के द्वार से जुड़ा था, जो वहां के ही किसी व्यक्ति के द्वारा खोला गया था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद आकर्ष बाकी सबके साथ नील महल के क्षेत्र में आ चुका था। लेकिन जैसे ही वह महल में प्रवेश करने वाला था, उसके पिता ने उसके कंधे पर अचानक से हाथ रखा और उसे रोकते हुए कहा, अब तक नंदिनी और अयंतिका दोनों वापस महल में आ चुकी होगी। उन दोनों के बारे में तुमने क्या सोचा है? अपने पिता के मुंह से नंदिनी और अयंतिका का नाम सुनकर आकर्ष अपनी जगह पर स्थिर हो गया। दरअसल जब उसके पिता सोमाली महाद्वीप से आए थे तो उस समय वह राजकुमारी अयंतिका और अंगद की बहन नंदिनी को भी अपने साथ ले आए थे। उस समय आकर्ष 20 साल का भी नहीं था, तो उसके लिए लड़कियों के मामले में फैसला करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब वो 40 साल का होने वाला था। इन सब मामलों में उसे समझ प्राप्त हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वह अयंतिका और नंदिनी से नफरत करता था। उसके दिल में उनके प्रति कुछ तो था, लेकिन यह कुछ क्या था, इसको लेकर उसके खुद के पास भी कोई जवाब नहीं था। पर इतना पक्का था कि जो भावनाएं उसके मन में दिया अन्वी और कन्वी के लिए थी, उसी तरह की गहरी भावनाएं नंदिनी और अयंतिका के लिए उसके मन में नहीं थी। वह उम्मीद कर रहा था कि इतने लंबे समय के बाद उन दोनों लड़कियों को भी थोड़ी बहुत समझ प्राप्त हो चुकी होगी और अब वह भी अंतर कर पा रही होगी कि आकर्ष उनका प्यार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और दोनों लड़कियों की भावनाएं आज भी पहले के जैसी हुई, तो आकर्ष के लिए जवाब देना मुश्किल होने वाला था। ऊपर से अपने पिता से उसे यह भी पता चला था कि जब आकर्ष नील महल में नहीं था तो उस समय नंदिनी और राजकुमार अयंतिका दोनों ने रेवती का बहुत ध्यान रखा था। पिछले 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मुझे नहीं पता कि उनका सामना कैसे करूंगा। आप तो इतने समय से महल में थे। क्या आपको कोई जानकारी है कि उन दोनों लड़कियों की भावनाएं मेरे प्रति कैसी है? आकर्ष ने वापस अनुराग से सवाल किया। मुझे कैसे पता होगा? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी लड़की से जाकर यह सवाल पूछ ले कि वह किसी को पसंद करती है या नहीं। इन भावनाओं में मैं बहुत कमजोर हूं। हाँ, मैंने एक बार कोशिश की थी कि तुम्हारी मां से इस बारे में कोई मदद मांग लूं, पर बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम तो अपनी मां को जानते हो। जब वह कुछ ठान लेती है तो फिर उसको कितना भी क्यों ना समझा लो, वह करती वही है जो उसके मन में होता है। अनुराग ने जवाब दिया। आकर्ष ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वह खुद अपनी मां के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था। बाहर के योद्धाओं से वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई भी कर सकता था, लेकिन अपनी मां के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ऊपर से उसकी मां का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसके आंसू थे। आकर्ष बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसकी मां रेवती ने भावुक होकर एक भी शब्द कह दिया तो फिर वह मना नहीं कर पाएगा। बस यही सोचकर वह महल में जाने से संकोच महसूस करने लगा। अपने बेटे को एक ही जगह पर स्थिर देख अनुराग को समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या सोच रहा है, तो उन्होंने बिना पूछे ही उसे सुझाव देते हुए कहा, तुम क्या पूरे समय बाहर ही रुके रहोगे? महल के अंदर तो तुम्हें जाना ही होगा। अभी के लिए यह मत सोचो कि उनका सामना कैसे करना है, बल्कि यह सोचो कि बिना किसी को दुख पहुंचाए तुम इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हो। अपने पिता की बातें सुनने के बाद आकर्ष ने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसे इस स्थिति का सामना करना ही होगा, तो हिम्मत करके वह महल के अंदर दाखिल हुआ। पर जैसे ही उसने महल के अंदर अपना पहला कदम रखा, अचानक से एक परछाई तेजी से आई और उससे लिपट गई। उस परछाई को देखकर आकर्ष के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई।
क्योंकि यह परछाई कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा आविर था। पहले की तुलना में थोड़े भारी हो गए हो आविर। लगता है अभ्यास ढंग से नहीं कर रहे हो। आकर्ष ने सौम्यता से भरी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए अपने बेटे आविर से पूछा, आपने अपना वादा क्यों तोड़ा? आपने कहा था आप 1 महीने में लौट आएंगे और आप 3 महीने बाद आ रहे हैं। आपने अपना वादा तोड़ा तो मैंने भी अपना अभ्यास छोड़ दिया, आविर ने जवाब दिया। आविर को इस तरह से आकर्ष पर आरोप लगाते देख अनुराग भी हंस पड़े। मुझसे गलती हो गई, अब से अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अब से तुम्हें भी अच्छे से अभ्यास करना होगा। ठीक है, आकर्ष ने आविर से कहा। अपनी बेटे से सिर्फ 2 मिनट बात करने के बाद ही उसके मन में जितनी चिंताएं थी सब खत्म हो गई थी। एक पल के लिए तो वो भूल ही चुका था कि महल में अयंतिका और नंदिनी भी आई हुई है। क्योंकि वह लोग लंबी यात्रा करके आए थे, तो अनुराग ने आकर्ष को जाकर आराम करने को कहा। अपने बेटे को लेकर आकर्ष अपने भवन में लौट आया, जहां पर कन्वी खाना बना रही थी। वैसे तो महल में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन कन्वी को अपने बेटे और आकर्ष के लिए खुद से ही खाना बनाना अच्छा लगता था। रात का खाना खाने के बाद जब वह लोग सोने के लिए गए, तब कन्वी ने उससे उच्चतल में जाने के बारे में पूछा। अभी कुछ दिन तो महल में ही रुककर थोड़ा समय तुम लोगों के साथ बिताऊंगा। उसके बाद मैं और अरविंद दोनों उच्चतल के लिए रवाना हो जाएंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। नंदिनी और अयंतिका भी आ चुकी है, उनके बारे में क्या सोचा है? कन्वी ने पूछा। तुम्हें तो पता ही होगा इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। कल उनसे मिलने के बाद पहले पता लगाऊंगा कि उनकी भावनाएं मेरे प्रति बदली है या नहीं। अगर बदल गई है तब तो अच्छा है, पर अगर नहीं बदली है तो उनसे थोड़ा समय मांगूंगा। अभी दिया और हमारे बच्चे को भी बचाना है। एक बार उन दोनों को वापस ले आऊं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, आकर्ष ने जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे उन दोनों लड़कियों से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं देखी है। वैसे तो मुझे इस मामले में ईर्ष्या होनी चाहिए, पर मुझे ईर्ष्या हो नहीं रही। उल्टा मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए, कन्वी ने सुझाव दिया। इस पर आकर्ष ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर वह बस आसमान की तरफ देख रहा था। अगर कोई और होता तो कन्वी की यह बातें सुनकर वो खुश हो जाता, पर आकर्ष को इस बात की कोई भी खुशी नहीं थी। रात गुजरने के बाद अगले दिन की दोपहर को अनुराग की तरफ से आकर्ष को बुलावा भेजा गया। जब आकर्ष सभा कक्ष में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर 4 लोग थे। उसके माता पिता, अयंतिका और नंदिनी। दोनों लड़कियों को वहां पर देखकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा नहीं था कि उसके पिता दोनों लड़कियों को वहीं पर बुला लेंगे। इधर उन दोनों लड़कियों की नजर जब आकर्ष पर पड़ी तो दोनों की आंखों में एक अस्थिरता आ गई। दोनों के चेहरे धीरे धीरे करके लाल होने लगे और दोनों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। आकर्ष के लिए इतना संकेत पर्याप्त था। आग। आकर्ष को इतना चुप देख उसके पिता अनुराग ने खांसने का दिखावा किया और आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही आकर्ष ने अपनी मां रेवती की तरफ देखा और कहा, अरविंद से मैंने बात की है। कुछ दिनों के बाद हम उच्चतल के लिए रवाना हो जाएंगे। सोच रहा हूं कुछ दिन आप लोगों के साथ गुजारूं। आकर्ष ने बस ऐसे ही यह बात कह दी थी क्योंकि उसको बात शुरू करने के लिए कुछ चाहिए था। इन दोनों को पहचाना। मैं यहां पर लेकर आई हूं। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? रेवती ने पहले तो नंदिनी और अयंतिका की तरफ इशारा किया और फिर आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे पता है कि आप किस बारे में बात करना चाहती है, पर क्या मैं इन दोनों से कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूं?
आकर्ष ने अपनी मां से कहा। बिल्कुल, रेवती ने कहा और दोनों लड़कियों को आकर्ष के साथ जाने का इशारा किया। दोनों लड़कियां इस पूरे समय चुप थी। जब आकर्ष यहाँ पर नहीं था तो हर समय उनका मन आकर्ष से मिलने का कर रहा था, पर अब जब आकर्ष उनके सामने आ गया था तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करें। मुझे पता है तुम दोनों क्या सोच रही हो। काफी सालों बाद हम मिल रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं निकला है। तुम दोनों को यह तो पता ही होगा कि दिया की स्थिति कैसी है। आकर्ष ने दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। रेवती चाची से इस बारे में सुना था। तुम उसे बचाने के लिए उच्चतल जाने वाले हो। मैं कभी वहां पर तो नहीं गई, लेकिन अनुराग चाचा से मैंने सुना था कि वह जगह बहुत खतरनाक है। अपना ख्याल रखना। हमारी चिंता मत करो। हम तुम्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं दे रही। तुम अगर हमें इंतजार करने का कहोगे तो हम जीवन भर इंतजार करने के लिए तैयार है। नंदिनी ने कहा। हमें वह स्थान नहीं चाहिए जो दिया या कन्वी का है। हमें बस तुम्हारे साथ रहना है। पर अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर कुछ असर पड़ सकता है तो हम दूर रहकर भी खुश हैं। अयंतिका ने भी नंदिनी की बात का समर्थन करते हुए कहा। मुझे आने में बहुत समय लग जाएगा। क्या मेरे लिए अपना समय बर्बाद करना सही है? आकर्ष ने दोनों लड़कियों से पूछा। तुमसे एक बात कहूं। जब हम पहली बार मिले थे तो उस समय मुझे भी लग रहा था कि यह बस कुछ देर का आकर्षण है, पर जैसे जैसे हमारे बीच की दूरियां बढ़ती रही मुझे समझ में आने लगा कि यह आकर्षण नहीं है। रही बात समय बर्बाद करने की, तो पहले दिन से हमें पता था कि तुम इतनी आसानी से हमें नहीं मिलोगे। अच्छा इंसान हो या वस्तुएं, कीमत हर किसी को साबित करनी पड़ती है। रेवती चाचा से मैंने अन्वी के बारे में भी सुना था। तुम उसे भी पसंद नहीं करते थे पर एक समय के बाद पसंद करने लगे। किसी को पसंद करना सभी की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। अगर हम तुम्हें जीत नहीं पाती तो एक प्रकार से यह हमारी हार हो सकती है, पर उन भावनाओं की हार कभी नहीं होगी जो हम तुम्हारे प्रति अपने मन में रखती है। नंदिनी ने कहा। मेरा भी जवाब यही है। तुम्हें अपने जितने जरूरी काम पूरे करने हैं, करो। हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनेगी, पर तुम्हारा साथ हमें चाहिए। अयंतिका ने कहा। दोनों लड़कियों की बातें सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसे इसी प्रकार की लड़कियां पसंद थी जो बिना स्वार्थ के अपनी भावनाएं जाहिर करें, क्योंकि जो भावनाएं स्वार्थ के साथ आती है वह स्वार्थ खत्म होने के साथ चली भी जाती है। अगर दोनों लड़कियां इंतजार करने के लिए तैयार थी तो आकर्ष को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हाँ, वह उसकी जीवन संगिनी बनती है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता था। अभी के लिए वह बस उसके परिवार का हिस्सा थी। अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। आकर्ष ने दोनों लड़कियों से कहा और जितना जल्दी हो सके वहां से जाने की कोशिश की। उसके हिसाब से अगर वह लड़कियों के साथ ज्यादा देर बात करेगा तो उनके बीच की दूरियां कम हो सकती है, जो वह नहीं चाहता था। क्या तुम ही आकर्ष हो, नील महल का युवराज जिसके पास सेंधव अस्त्र है? अभी आकर्ष ने मुश्किल से एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि अचानक से उसे अपने पीछे से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। आवाज सुनकर आकर्ष पीछे की तरफ मुड़ा और आवाज के स्रोत की तरफ देखा। उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में कत्ल का भाव था। कौन हो तुम? आकर्ष ने सुरक्षा की मुद्रा में आते हुए पूछा। मैं कौन हूं, यह जानने के लिए अभी तुम योग्य नहीं।
बस इतना जान लो कि तुम्हारे जैसे निम्नतल के कीड़े के पास सेंधव अस्त्र रखने की ना तो क्षमता है और ना ही योग्यता। सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चुपचाप सेंधव अस्त्र मुझे दे दो, वरना मुझे खुद से भी लेना आता है। सामने खड़े उस मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अभी भी वही कत्ल का भाव था। अब जिस प्रकार से उसने अपनी बात कही थी, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि वह निम्नतल का सदस्य नहीं था। वह व्यक्ति सेंधव अस्त्र के लिए आया था, तो उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता था। झट से प्रतिक्रिया देते हुए आकर्ष ने अपनी नाग ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा दोनों को एक साथ सक्रिय किया। तुरंत ही उसका पूरा शरीर एक नाग योद्धा में बदल गया। उसके दोनों हाथ पंजों में बदल गए। वही उसकी पीठ पर विशालकाय पंखों की एक जोड़ी आ गई। माहौल इतना गंभीर हो चुका था कि किसी भी क्षण आकर्ष पर प्रहार हो सकता था। दोनों लड़कियों को आकर्ष की चिंता होने लगी। दोनों ने आगे आकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने दोनों लड़कियों को सामने से दूर कर दिया। यही वह समय था जब उस मध्य अवस्था के आदमी ने उस पर प्रहार किया। आकर्ष जानता था कि दुश्मन ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने दोनों लड़कियों को खुद से दूर किया था, पर यह बात उन लड़कियों को समझ में नहीं आई। दोनों को बचाने के चक्कर में आकर्ष उस मध्य अवस्था के आदमी के प्रहार का शिकार हो गया। यह प्रहार इतनी ताकत और तेजी से हुआ था कि पलक झपकने से भी कम समय में आकर्ष सीधा जमीन के अंदर धंस गया। उसके शरीर की अधिकांश हड्डियां टूट चुकी थी। बस नाग ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा के कारण अभी तक उसकी सांसें चल रही थी। किसी तरह से आकर्ष ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आखिरी समय पर तुम्हारा प्रहार इतना कमजोर कैसे हो गया? दरअसल जिस रफ्तार से उस मध्य अवस्था के आदमी ने उस पर प्रहार किया था, उसी से आकर्ष को समझ में आ गया था कि उस आदमी के पास इतनी ताकत है कि उसे एक ही प्रहार में खत्म कर सकता है। शुरुआत में तो उसकी ऊर्जा काफी ज्यादा प्रचंड थी, लेकिन जब आकर्ष पर प्रहार होने वाला था, उसी समय अचानक से उस ऊर्जा में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। बस इसी से आकर्ष को शक हुआ, खत्म तो तुम्हें अभी भी कर सकता हूं। एक आखिरी मौका दे रहा हूं, चुपचाप सेंधव अस्त्र मुझे दे दो। मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष के सवाल का जवाब देने की जगह फिर से अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए कहा। उसकी धमकी बता रही थी कि वह अब दया नहीं दिखाएगा, लेकिन आकर्ष को उसकी आंखें में छुपा हुआ डर का भाव दिख रहा था। कुछ तो ऐसा था जो उस व्यक्ति को डरा रहा था, लेकिन क्या? अचानक से आकर्ष का ध्यान अपने शरीर पर गया। उसे समझ में आ गया कि वह व्यक्ति किस चीज से डर रहा था। उसका नाग योद्धा का रूप, यही उसके डर का कारण था। आकर्ष। ठीक इसी समय पर अनुराग, विमूर्ति और उद्देन तीनों वहां पर आ गए। तीनों ने जब आकर्ष की स्थिति देखी तो गुस्से से उबल पड़े। विमूर्ति का गुस्सा तो चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र के साथ उस मध्य अवस्था के आदमी को खत्म करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वह अपनी जगह से आगे भी बढ़ पाए, उनका पूरा शरीर किसी गुब्बारे की तरह फट गया। अनुराग और उद्देन दोनों पर इतना जोर का प्रहार हुआ था कि दोनों कई मीटर तक पीछे चले गए थे और खून की उल्टियां करने लगे थे। नहीं, अपने करीबियों की ऐसी हालत देख आकर्ष तड़प उठा। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। बेहतर होगा कि यहां से चले जाओ करना। आकर्ष ने गुस्से से भरी आवाज में उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। घर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वो मध्य अवस्था का आदमी अपनी जगह से आगे बढ़ा और एक जोर की लात आकर्ष के पेट पर मारी। आकर्ष पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। उसकी हड्डियां पहले से ही टूटी हुई थी। यह प्रहार होते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, पर तुम्हें सच में लगता है
कि तुम्हारी यह पहचान तुम्हें बचा लेगी। वैसे एक जगह तुम सच हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे इन परिवार वालों को तो खत्म कर सकता हूं ना। अगर चाहते हो कि मैं इन्हें ना मारूं तो चुपचाप सेंधव अस्त्र दे दो। उस मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। आकर्ष चाहता तो नहीं था, लेकिन इस समय वह मजबूर था। यहाँ उसके परिवार वालों की जान दांव पर लगी थी। वह सेंधव अस्त्र को इतना महत्व क्यों देता? विमूर्ति की मृत्यु ने उसे पहले से ही अंदर से तोड़ दिया था। अब वह किसी और का खून नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने सेंधव अस्त्र दे दिया। पर जैसे ही उस व्यक्ति को सेंधव अस्त्र हासिल हुआ, वह राक्षसी हंसी हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा मैं यह अस्त्र लेकर सच में तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ दूंगा? मैं तो बस तुम्हें कमजोर कर रहा था। तुमने जो मुझे इंतजार करवाया है, उसके लिए तुम्हारे परिवार वालों को खून बहाकर कीमत तो चुकानी होगी। उस व्यक्ति ने अनुराग व बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष का खून खौल उठा। तुम चाहे किसी भी दुनिया में चले जाओ, आज तुमने जो किया इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी होगी। अगर तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया और मौत की भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम आकर्ष नहीं। आकर्ष ने मन ही मन प्रण लिया। इधर उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष को छोड़कर बाकी सबको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नील महल के सैनिकों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद कुछ एल्डरों को। आखिर में जब वह अनुराग पर प्रहार करने का सोच रहा था, उसी समय एक परछाई आगे आई और उसने वापस उसी मध्य अवस्था के आदमी पर प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह करीब भी पहुंच पाता, उस मध्य अवस्था के आदमी ने अपनी ऊर्जा से उस परछाई पर ऐसा प्रहार किया कि वह भी खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरा। यह परछाई विकर्ण थे। महल में उनकी ताकत भी काफी ऊपर थी, लेकिन उस मध्य अवस्था के आदमी ने फिर भी उन्हें बड़ी आसानी से जख्मी कर दिया। वरिष्ठ विराज। ठीक इसी समय पर एक स्वर पूरे नील महल में गूंजने लगा। अगले ही क्षण एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी आसमान में प्रकट हुआ और उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखने लगा। क्या है? उस मध्य अवस्था के आदमी ने वापस कर्कश आवाज में जवाब दिया। बुजुर्ग अवस्था का आदमी यह सुनकर चुप हो गया। उसके सामने जो मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था, वह उच्चतल के 3 सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक कालक्षेत्र गुरुकुल का सदस्य था। गुरुकुल में भी उसका पद काफी ऊपर था। उसकी गिनती गुरुकुल के गिने चुने शक्तिशाली योद्धाओं में होती थी। वहीं पर बुजुर्ग अवस्था का आदमी बस एक पहले स्तर की ताकत से संबंध रखता था। अगर उस पहले स्तर की ताकत का प्रमुख भी वहां पर होता तो वह भी विराज के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वरिष्ठ विराज, यह क्षेत्र मेरी नजर में है। अगर आप इसी तरह से यहाँ पर लोगों को मारते रहे तो मेरे लिए उच्चतल के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तीनों शक्तिशाली गुरुकुलों के द्वारा ही यह नियम बनाया गया था कि नवमंडल या फिर उससे ऊपर के मंडल का कोई भी योद्धा निम्नतल में आकर किसी पर प्रहार नहीं कर सकता है। इनमें से एक गुरुकुल आपका भी था। अब आप खुद ही नियम तोड़ रहे हैं। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। वह एक विरूपाक्ष था जो निम्नतल में अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर नजर रख रहा था। मुझे मत समझाओ कि नियम क्या है। अगर कोई तुमसे इस बारे में सवाल करे तो उससे कह देना कि कालक्षेत्र गुरुकुल में आकर विराज से मिल ले। मैं खुद उसे जवाब दे दूंगा। विराज ने कहा। यह सुनकर वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी चुप हो गया। अब विराज ने फिर से अपना ध्यान विकर्ण और अनुराग की तरफ किया। एक बार फिर उसकी आंखें कत्ल के भाव से चमकने लगी। तुम्हारे तीनों गुरुकुलों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तुमसे कोई कमजोर हो तो उसी के सामने तुम्हारा जोश दिखता है। अगर किसी शक्तिशाली या अपने से ताकतवर योद्धा से सामना हो जाए तो वहां पर तुम्हारी बोलती तुरंत बंद हो जाती है।
विराज आगे बढ़ने वाला ही था कि तभी एक और स्वर नील महल में गूंजा। अब की बार विराज रुककर आसमान की तरफ देखने लगा। जो आवाज उसे सुनाई दी थी उसे वह पहचान नहीं पा रहा था। अचानक से ऊर्जा की कुछ तरंगे एक शरीर का निर्माण करने लगी और आसमान में थोड़ी ही देर के बाद एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी नजर आया। महागुरु, तुम यहां पर? लगता है तुम भी यहां पर सैंधव अस्त्र लेने आए हो। अफसोस, वह मैं पहले ही हासिल कर चुका हूं। वैसे अब तुम यहां पर आ गए हो तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी मैं अपने साथ ले चलता हूं। तुम्हें अगर गुरुकुल में पेश किया तो मुझे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। विराज ने हंसते हुए कहा और फिर तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा। महागुरु के पीछे तीनों गुरुकुल बहुत लंबे समय से पड़े थे। आज तक किसी को भी महागुरु को पकड़ने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में विराज के सामने जब इतना सुनहरा मौका था तो वह वहां से जाने की कोशिश क्यों करता। महागुरु को आया देखकर एक बार के लिए तो अनुराग ने भी राहत की सांस ले ली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने विराज की बात सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा नहीं था कि विराज इतना शक्तिशाली होगा। उनका ऊर्जा स्तर इस समय प्रज्ञा मंडल के चरम पर था। इसके आगे नव मंडल था। उसके बाद आखिरी का मंडल था शैल मंडल। जिस प्रकार की ताकत विराज ने प्रदर्शित की थी उसके बाद अनुराग को पूरा विश्वास था कि विराज शैल मंडल का योद्धा है। जिस समय पर विराज आगे बढ़ा उसी समय पर महागुरु अपनी जगह से गायब हो गए। उनके पीछे पीछे विराज भी गायब हो गया। यहां क्या चल रहा है, अनुराग? दोनों के वहां से जाने के बाद उस विरूपाक्ष ने अनुराग से पूछा। इस पर अनुराग ने कुछ भी नहीं छुपाया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो सैंधव अस्त्र के बारे में भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आकर्ष अभी भी जमीन पर था, लेकिन क्योंकि उसके शरीर में नाग ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा दोनों दौड़ रही थी तो उसके सारे आंतरिक जख्म धीरे धीरे करके ठीक हो रहे थे। जो हड्डियां टूटी थी वह भी वापस जुड़ना शुरू हो चुकी थी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अनुराग तुरंत सहारा देने के लिए उसके पास आए। अयंतिका और नंदिनी भी उसे सहारा देने लगी। यह जरूर आपका बेटा होगा, है ना अनुराग? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अनुराग से पूछा। हाँ वरिष्ठ, अनुराग ने जवाब दिया। खुशी मनाओ कि विराज यहां से चला गया। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उच्चतल में 3 ताकतवर गुरुकुल है। उनमें से एक गुरुकुल है कालक्षेत्र गुरुकुल। विराज इस गुरुकुल का एक एल्डर है, पर उसकी वास्तविक पहचान इससे भी ज्यादा बड़ी है। उसके पिता इस गुरुकुल के इतने शक्तिशाली व्यक्ति है कि वह चाहे तो गुरुकुल के प्रमुख को भी उनके पद से हटा सकते हैं। अब सोच लो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अनुराग से कहा। इसके बाद उन्होंने आकर्ष की तरफ देखा और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सैंधव अस्त्र वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा था। परम श्रेणी का अस्त्र होने की वजह से हर कोई उसके प्रति लालच दिखाता ही है। विराज ने वह अस्त्र तुमसे लेकर तुम्हें नुकसान तो पहुंचाया है, पर अप्रत्यक्ष रूप से एक फायदा भी कर दिया है। कम से कम अब कोई और तुम्हें निशाना नहीं बनाएगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी इस बड़े खतरे से बच गया है। इतना कहकर वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी वहां से गायब हो गया, पर उसके कहे शब्द अभी भी आकर्ष के कान में गूंज रहे थे। उसने जो कुछ भी कहा था आकर्ष उससे पूरी तरह सहमत था। देखा जाए तो सैंधव अस्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र था, पर अभी के समय आकर्ष के पास जो संसाधन थे उनकी तुलना में सैंधव अस्त्र उतना कीमती नहीं था कि आकर्ष उसके लिए जान दांव पर लगा दे। उसके पास शक्ति स्तंभ भी था, जिसमें ऐसे कई हथियार थे जो सैंधव अस्त्र से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे।